प्रिय छात्र छात्राओं, मैं संतोष कुमार पांडे एसकेपी बायोलॉजी क्लासेस में एक बार पुनः आप लोगों के बीच। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग पसंद भी करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे पुमंग के बारे में और सूक्ष्म बीजाणु जनन यानी कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले पुमंग क्या होता है बेटा? ये पुष्पीय पौधों का नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन अंग होता है, जो एक पुष्प में पाया जाता है, पुष्प के साथ लगा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? नर जनन अंग। तो सबसे पहले हम पुमंग की ही जो है संरचना, इसके बारे में जानेंगे। फिर आगे हम आपको बताएंगे सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या है या सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया क्या है। पुमंग की संरचना देखें तो ये आपका पुमंग है। ये आपका होता है कनेक्टिव्स, जिसको हम संयोजी कहते हैं। इसी संयोजी की सहायता से दो लोब, ये क्या है आपके पाली हैं, अंग्रेजी में इसको हम बेटा क्या कहते हैं? लोब्स। दो लोब्स पाए जाते हैं और प्रत्येक लोब में, आगे आप संरचना में देखेंगे कि प्रत्येक लोब में कितने 4 कोष्ठक होते हैं। अगर आप इसकी बृहद संरचना बनावें ये ऊपर का आ नहीं रहा है, थोड़ा सा और इसको नीचे करके देखते हैं। अगर हम इसकी संरचना देखें सेक्शन काट के, तो क्या होता है? इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। यहीं से मान लीजिए बटा है, एक लोब ये और एक लोब ये, और प्रत्येक लोब में 2-2 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने? 2-2 कोष्ठक पाए जाते हैं। इसी को हम सूक्ष्म बीजाणुधानी क्या कहते हैं बेटा? सूक्ष्म बीजाणुधानी। इसे हम सूक्ष्म बीजाणुधानी भी कहते हैं। और ये आपकी एक पुमंग की संरचना है, जिसमें इसको आप परागकोश और इसको हम क्या कहेंगे? पुंतंतु। अंग्रेजी में इसको हम बेटा फिलामेंट
इसको हम फिलामेंट बोलते हैं और इसको हम एंथर, क्या कहते हैं, एंथर, परागकोश। परागकोश के ही भीतर पराग का निर्माण होता है। अब जब परागकोश की आंतरिक संरचना देखेंगे तो इसमें बेटा 2 पाल और 4 कोष्ठक होते हैं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक पाल इधर का, एक पाल इधर का, और प्रत्येक पाल में 2-2 कोष्ठक है। इन्हीं कोष्ठकों को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म बीजाणु धानी, जिसके भीतर सूक्ष्म बीजाणुओं का विकास होता है। ठीक, अर्थात पुमंग की जो संरचना होती है इसके 2 भाग होते हैं, ऊपर की तरफ परागकोश, नीचे की तरफ पुंतंत्र। पुंतंत्र की सहायता से ही क्या होता है, पुमंग या परागकोश पुंतंत्र की सहायता से पुष्प के साथ पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। और साथ में अगर हम परागकोश का सेक्शन काट के देखें तो इसमें क्या होते हैं, 2 लोब होते हैं जो एक संयोजी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक लोब में 2-2 कोष्ठक पाए जाते हैं। ये हो गई आपकी पुमंग की संरचना। अब आगे हम आपको बताते हैं बेटा सूक्ष्म बीजाणु जनन या नर युग्मकों का विकास कैसे होता है, नर युग्मक बनते कैसे हैं, या पराग कणों का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सूक्ष्म बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। जो एक तरुण पराग कोशिका होती है, क्या होती है बेटा, थोड़ा सा इधर से बनावें, एक तरुण पराग कोशिका होती है जो थोड़ा सा अंडाकार मान के चलिए या गोलाकार संरचना एक तरह से होती है। यह आपकी होती है तरुण पराग कोशिका, और तरुण पराग कोशिका से ही एक पराग कोशिका का निर्माण होता है जिसके भीतर बहुत सारे सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। तरुण पराग कोशिका का अगर हम सेक्शन काट के देखें तो इसमें बाहर की तरफ क्या होता है बेटा, एपिडर्मिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस, जिसको आप कह सकते हो बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। और इसके भीतर, इसी के भीतर जो आपकी एपिडर्मिस है, इसको बना लेते हैं हम। एपिडर्मिस के भीतर ये मान लीजिए आपकी एपिडर्मिस है, ये ऐसे पूरी संरचना होगी, ये आपकी एपिडर्मिस है मान लीजिए। ये आपकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के भीतर बहुत सारी विभज्योतिकी कोशिकाओं की बनी हुई संरचना पाई जाती है। अब आपको हम बताएंगे बेटा, जो विभज्योतिकी ऊतक होते हैं, विभज्योतिकी कोशिकाएं होती हैं, ये पूरे जीवन काल, अपने ये पूरे जीवन काल क्या होती हैं, विभाजित होती रहती हैं। ये आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, विभज्योतिकी कोशिकाओं से बनकर के मिलकर के बनी हुई हैं। और ये आपकी एक तरुण पराग कोशिका है, तरुण पराग कोशिका है। फिगर में स्पष्ट हो जाएगा आपका, ये तरुण पराग कोशिका है। अब इसी तरुण पराग कोशिका के आप देख रहे हैं बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस, और भीतर की तरफ क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी हुई कोशिकाएं हैं। अब इसी से परागकोश और परागकणों का विकास होना है। सबसे पहले होता क्या है, जो तरुण पराग कोशिका होती है, तरुण पराग कोशिका की चारों कोनों पर एक एक कोशिकाएं आकार में कुछ क्या होती हैं, बड़ी हो जाती है। क्या होती है बेटा, आकार में ये कुछ बड़ी हो जाती है, और आकार में ये कुछ बड़ी होकर के अधिक कोशिका द्रव्य एकत्रित करके अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती हैं। अब फिगर में देख सकते हैं, यहां भी हम आपको दूसरा फिगर बना के दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए आपकी है
ये आपकी एपिडर्मिस पहले से ही है। अब क्या होगा, अब इसी में से क्या होगा बेटा, एक कोई कोशिका अपने आकार चारों कोनों पे एक एक कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, आकार में अधिक बड़ी हो जाएंगी। आकार में ये क्या करेंगी, अधिक बड़ी हो जाएंगी और अधिक कोशिका द्रव्य का कलेक्शन कर लेंगी, स्टोरेज कर लेंगी, एकत्रीकरण कर लेंगी। तो ये कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, प्राथमिक प्रपसु कोशिका बनाएंगी। ये क्या बनाएंगे बेटा, प्राथमिक प्रपसु कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। कौन, इसी में देखिए आप, तरुण पराग कोशिका की चारों कोनों पर एक एक कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो जाएंगी, अधिक कोशिका द्रव्य का एकत्रीकरण कर लेंगी और अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाएंगी और निर्माण किसका करेंगी, प्राथमिक प्रपरस कोशिका। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं बेटा प्राइमरी तो आपको बता रहे थे इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल, इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रपरस कोशिका। तो ये प्राथमिक प्रपरस कोशिका आगे चल करके पुनः परिणत विभाजन द्वारा, कौन सा विभाजन करती है बेटा, परिणत विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा विभाजित होकर के दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इसे आप अलग से फिगर में देखें, यहां प्राइमरी ये हो गई आपकी एपिडर्मिस। अब यही थी आपकी प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स, चारों कोनों पे एक एक बनी थी। अब यही जो प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन करेंगे। हिंदी में इसको हम कहते हैं बेटा परिणत विभाजन। क्या कहते हैं, परिणत विभाजन। और परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर के ये बनाएंगी दो प्रकार की कोशिकाएं। ये क्या बनाएंगी, दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगे। बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल, बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, इनको हम क्या नाम देंगे बेटा, इनको हम कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इनको हम क्या नाम देंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। सारे फिगर कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा ये क्या बनाएंगे, दो लेयर की बनाएंगे। बाहर की तरफ क्या बनाएंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल
माइक्रो स्पोरोजिनस सेल, इनको हम कहेंगे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब देखिए, ध्यान दीजिए, प्राथमिक प्रपंच कोशिका परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगी। बाहर की तरफ ये बनाएंगी प्राइमरी पेराइटल सेल और भीतर की तरफ बनाएंगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल, जिनको हम कहेंगे हिंदी में प्राथमिक भित्तीय कोशिका और जिनको कहेंगे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब ध्यान देना, ये जो आपके प्राइमरी पेराइटल सेल है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, आगे आगे चल करके ये परागकोश के विभिन्न भागों का निर्माण करेगा, और जबकि प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल्स जो होगी ये आगे चल करके कई विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर के और अर्धसूत्री विभाजन करके अंत में क्या बनाएगी, परागकण का निर्माण करेगी। अर्थात प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल्स ही परागकण में या पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा, जबकि प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो हैं ये आगे चल करके परागकोश के विभिन्न भागों का निर्माण करेंगे। अब आगे हम देखते हैं, ये जो आपकी प्राइमरी पेराइटल सेल है ये 3 से 5 बार, कितनी बार बेटा, 3 से 5 बार विभाजन करेगी और कई विभाजनों के द्वारा कई स्तरीय, या देखिए केवल हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर के इसी को इलाज करके बनाएंगे, इसी का पूरा डिवाइडेशन करके बनाएंगे, जबकि ऐसे ही चारों कोणों पर, ये चारों कोणों पर इसी प्रकार का विकास होगा जैसा हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये होगा क्या, ये सबसे पहले जो आपकी थी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होगी, आप ऐसे ही देखिए ये बन रही आपकी एपिडर्मिस बनेगी। इसको आप क्या नाम देंगे बेटा, एपिडर्मिस या बाह्यत्वचा कहेंगे। अब जो प्राइमरी पेराइटल सेल थी, ये वाली प्राइमरी पेराइटल सेल पीपीसी, इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल पीएससी। तो प्राइमरी पेराइटल सेल 3 से 5 बार विभाजन करेगी और 3 से 5 बार विभाजन के फलस्वरूप 3 से 5 अस्तर वाली कोशिकाओं का निर्माण करेगी, जिसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस के नीचे एक मोटी थिक लेयर होगी। क्या होगी बेटा, एक मोटी थिक लेयर होगी, इसको हम बोलेंगे एंडोथीसियम। इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथीसियम। सेम क्या नाम देंगे, एंडोथीसियम। ये काफी मोटी होगी, थिक होगी, एंडोथीसियम। अब इसके नीचे 2 से 3 लेयर वाली कोशिकाएं बनेगी। कितनी बेटा, 2 से 3 लेयर वाली कोशिकाएं बनेगी।
2 से 3 लेयर वाली बनाएंगे क्या, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर के नीचे एक पॉलीक्लोराइड, कैसी बनेगी, पॉलीक्लोराइड बहुगुणित केंद्रयुक्त कोशिका का निर्माण होगा, लेयर का निर्माण होगा, जिसे हम बोलेंगे टेपिटम। जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, टेपिटम। पूरा अगर घेर दिया जाए, इसके चारों तरफ होगी ये इसके चारों तरफ मिडिल लेयर भी होगी और अब ये हो गई आपकी टेपिटम। टेपिटम जो होती है ये बहुगुणित होती है, पॉलीक्लोराइड होती है, बहुकेंद्रीय होती है और ये आगे चल करके डिसॉल्व हो करके माइक्रोस्पोर मदर सेल के या माइक्रोस्पोर्स के जो बनते हैं उनके पोषण में काम आती है। ये रही आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल। कई बार विभाजित होकर के क्या बनाएगी बेटा, कई बार विभाजित होकर के क्या बनाएगी, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के नीचे टेपिटम। ये बनाएंगी जो प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल के पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा बनी थी प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका। ये परागकोश की भित्ति का निर्माण कर दी, जिनमें 3 लेयर प्रमुख रूप से पाई गई। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के नीचे टेपिटम। अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका थी, यह भी कई बार विभाजित करेगी और कई बार के विभाजनों के फलस्वरूप बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी बेटा, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेंगी। बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करेंगी। इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिकाएं, सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिकाएं। बाद में इनमें से बहुत सारी सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं डिसॉल्व होकर के अन्य सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं के पोषण में कार्य आ जाएंगी, अर्थात इनकी संख्या आगे चल करके क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाती है बेटा, इनकी आगे संख्या चल करके घट जाती है। ये नंबर में क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और जो शेष संख्या में बचती हैं तब इनको हम कहते हैं क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं। जो बचती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बनती बहुत सारी हैं। कई विभाजनों के फलस्वरूप
प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स जो होती है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, कई बार विभाजनों के द्वारा बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं, जिनमें से अधिकांशतः जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो डिजॉल्व हो जाती हैं, और डिजॉल्व होकर के जो इसमें शेष बचते हैं उनको हम कहते हैं क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल के पोषण में वो काम आ जाती हैं, और जो बची हुई होती हैं फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल वो आगे डिवाइड करके, और आगे डिवाइड कैसे करती हैं बेटा, पुनः इनका क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स या सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण करती हैं, सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण करती है। और इन्हीं सूक्ष्म बीजाणुओं को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन। फिर से जान लें, सबसे पहले एक तरुण परागकोश कोशिका होती है। तरुण परागकोश कोशिका के चारों तरफ की या चारों कोनों की एक एक कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं, केंद्रक बड़ा हो जाता है, अधिक कोशिका द्रव्य एकत्रित कर लेती हैं और कहलाती क्या है, प्राथमिक परप्रसु कोशिका, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती हैं। पुनः बनी हुई प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल या प्राथमिक परप्रसु कोशिकाएं परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं और दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। बाहर की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल और भीतर की तरफ बनाती हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक जनन कोशिका। आगे चल करके प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं कई बार विभाजित होती हैं और कई विभाजनों के फलस्वरूप 3 से 5 लेयर युक्त बनाती क्या है, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के भीतर टेपिटम। मिडिल लेयर 3 से 5 स्तरों की होती है, अर्थात 3 से लेकर के 5 लेयर इसमें हो सकते हैं मिडिल लेयर में, और उसके नीचे जो होती है टेपिटम होती है जो बहुगुणित कोशिका होती है, और बाहर की जो एंडोथीसियम होती है एपिडर्मिस के नीचे वो काफी थिक होती है। हाँ, इसकी विशेषता है बेटा कि जहां पे भविष्य में स्टोमियम का निर्माण होना है या छिद्र का निर्माण होना, मुख का निर्माण होना, जहां से परागकण बाहर निकलेंगे डेhiscence के द्वारा, प्रस्फुटन के द्वारा, वहां पे ये जो एंडोथीसियम होती है काफी थिन हो जाती है, काफी पतली हो जाती है, जिससे सूखने पे ये जल्दी से टूट जाती है। बाकी जगहों पे ये काफी थिक होती है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल हमने बताया कि 3 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है कई बार विभाजनों के फलस्वरूप। बाहर की तरफ एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे 3 से 5 लेयर युक्त मिडिल लेयर, उसके नीचे जाकर के बनाती है आपकी टेपिटम, और इन सब के नीचे जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है कई बार विभाजन करके बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। शुरू में तो ये क्या रहती है, पूरे कोशिका में भरी रहती है, डेंस रहती हैं। बाद में धीरे धीरे इनमें से कुछ क्या होती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, और डिसॉल्व होकर के क्या होता है, जो बची हुई या एक्टिव क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं उनके पोषण में काम आ जाती हैं। साथ में ये टेपिटम भी डिसॉल्व होकर के क्या होती है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं के पोषण में काम आती है। भविष्य में यही सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं, और यही क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के अगुणित पॉलन ग्रेन्स या पराग कणों में बदल जाती है या पराग कणों का निर्माण कर लेती हैं। फिर इसके परिपक्व होने पे जब ये परागकोश परागधानी सूख जाती है तो जहां पे स्टोमियम बन रहा, हमने बताया कि आगे चल करके ये क्या होती है कि जहां से स्टोमियम का निर्माण होना होता है
वहाँ पे ये एंडोथीसियम क्या हो जाती है, पतली हो जाती हैं। तो यहीं से क्या बनता है, स्टोमियम का निर्माण होता है बेटा। और स्टोमियम के जगह पे एंडोथीसियम काफ़ी पतली होती है, जहाँ से टूट जाता है और परागकण यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और आगे की क्रिया जो होती है वो परागण होती है, जिसे हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आवे, तो आप लोग इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।